प्रिय छात्रों, प्रयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण पिछले वीडियो में हमने देखा। अब प्रयोग के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण है उसमें दो प्रकार के संसाधन यहाँ पर दिए हुए हैं। जो पहला संसाधन यहाँ पर दिया हुआ है वह है संभाव्य संसाधन। कौन सा संसाधन? संभाव्य। नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसका आगे भविष्य में उपयोग होने की संभावना है। अभी संभावना इसलिए है क्योंकि अभी तो वह उपलब्ध है, उपयोग नहीं हो रहा है। हो सकता है बाद में तकनीक का विकास हो जाए या मानव उसके गुणों के बारे में जानकारी लगा ले, तब जब उसका उपयोग करने लगेगा मानव, तो हम कह सकेंगे कि अब वह पूर्ण रूपेण संसाधन बन चुका है। अभी तो केवल संभावना बनी हुई है, इसलिए वह संभाव्य संसाधन कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण स्वरूप दिया हुआ है कि नदी का बहता हुआ जल। क्या? नदी का बहता हुआ जल अभी बह रहा है, समुद्र में जा रहा है, तब तक उसका उपयोग मानव जीवन में नहीं हो रहा है। लेकिन कभी क्या करेगा मानव कि उसने डैम बना लिया, डैम से नहर निकाल ली, नहर निकालने के बाद में सिंचाई के काम लेने लगा और जल विद्युत उत्पन्न करने लगा उससे, तो फिर वो उसके लिए पूर्ण रूपेण संसाधन बन जाएगा। लेकिन अभी उसकी संभावना है, संभाव्य है कि बाद में कोई तकनीकी ज्ञान उसको प्राप्त हो जाए, तकनीकी का विकास हो जाए और उसकी वह क्या करे, उपयोग करने लग जाए। इसी कड़ी में अगला जो संसाधन है वह है गुप्त संसाधन। गुप्त यानी छुपा हुआ। जैसे आज जितने भी संसाधनों का उपयोग हम हमारे लिए कर रहे हैं, लेकिन जब आदि मानव था, मानव का जीवन गिरी कंदरों वन में इनमें खाना बदोश जीवन था, तब इतने सारे संसाधनों का उपयोग हम क्यों नहीं कर पाते थे? जबकि ये सारे के सारे संसाधन पहले भी इस संसार में, इस प्रकृति में उपलब्ध थे। क्योंकि तकनीकी ज्ञान नहीं था, मानव को उनके गुणों के बारे में जानकारी नहीं थी कि इसमें कौन सा गुण विद्यमान है, क्या उपयोग इसका हो सकता है। तो गुप्त संसाधन यानी संसार में बहुत सारे गुप्त संसाधन भरे हुए हैं और अभी मानव को उसके गुणों की जानकारी नहीं है। जब गुणों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो वह उसका भी उपयोग अपने जीवन में करने लगेगा। ठीक है, इस तरह से आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गुप्त संसाधन किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब अगली कड़ी में हम मृदा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसके बारे में? मृदा। मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है? यह एक प्रश्न आता है कि मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है। अब मृदा जो है वह किसान की अमूल्य संपदा है। किसकी? किसान की। यहाँ पर किसान कहा गया है कि किसान की अमूल्य संपदा है, लेकिन केवल किसान की नहीं, हम सबकी भी अमूल्य संपदा है। क्यों है? क्योंकि हमारे देश के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार मिट्टी या मृदा ही है। हमारा देश कैसा है? कृषि प्रधान देश है। कृषि किस पे होती है? मिट्टी पर। तो फिर मिट्टी हमारे आर्थिक विकास का आधार हुई या नहीं हुई? इस तरह से मृदा न केवल किसान की अमूल्य संपदा है, बल्कि सारे राष्ट्र की अमूल्य संपदा है, पूरे भारत की अमूल्य संपदा है मृदा। क्योंकि हमारा जो संपूर्ण आर्थिक विकास है इसी के ऊपर आधारित है। अब यहाँ पर मृदा की बहुत अच्छी डेफिनेशन अमेरिकी मिट्टी विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट, क्या नाम उनका? डॉक्टर बेनेट, उन्होंने यहाँ पर एक परिभाषा दी है कि मृदा किसे कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा मृदा के बारे में कि मृदा भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है। दो बातें उन्होंने बताई कि एक तो मृदा भूपृष्ठ पर मिलती है, भूमि का जो सबसे ऊपरी परत है वह भूपृष्ठ है, और भूपृष्ठ पे सबसे ऊपर जो पाई जाती है वह मृदा है। कैसे तत्वों से बनी है? असंगठित तत्वों से। कैसे तत्वों से? असंगठित। संगठित नहीं है, असंगठित है, बिखर जाती है मृदा। अगर हम हाथ में लेकर उसको दबाव डालते हैं उसके ऊपर तो वो बिखर जाती है, भुरभुरी हो जाती है। ठीक है, अब ये किन वस्तुओं की योग से बनी है? दो वस्तु के योग से बनी है। एक तो मूल चट्टान, दूसरा वनस्पति।
आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मूल चट्टान से और वनस्पति से कैसे ये बनी है। लेकिन अभी इतना जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि मृदा जो है वो भूपृष्ठ पे सबसे ऊपर की परत है जो असंगठित पदार्थों से मिलकर के बनी है। और वे असंगठित पदार्थ कौन कौन से हैं? मूल चट्टान और वनस्पति। ठीक है, तो अब मृदा कहाँ पाई जाती है? तो धरातल का जो अधिकतर भाग है ऊपर का, वहाँ पर मृदा पाई जाती है। आई बात समझ में क्या नहीं आई आपको? अब आगे हम एक और बात इसमें जानते हैं कि मूल चट्टानों और जैव पदार्थों का सम्मिश्रण है। ये किसका मिश्रण है? मूल चट्टान और जैव पदार्थ दोनों का सम्मिश्रण है, जिसमें उपयुक्त जलवायु होने पर नाना प्रकार की वनस्पतियाँ उगती है। नाना प्रकार यानी बहुत सारे प्रकार की वनस्पति यानी पेड़ पौधे। यानी हम पिछली कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पूरी पृथ्वी के ऊपर एक जैसी वनस्पति नहीं पाई जाती। 6 प्रकार से भी अधिक की वनस्पति पाई जाती है। 47,000 प्रकार के पेड़ पौधे तो अकेले हमारे देश में पाए जाते हैं, तो पूरे संसार में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती होगी। ठीक है, वह किस पर निर्भर करता है? मृदा की बनावट पर ही यह बात निर्भर करती है कि इतने प्रकार की मृदा पूरे संसार में पाई जाती है। अब हम मानव जीवन में मृदा का जो महत्व है वह थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, मानव जीवन में मृदा का जो महत्व है बहुत ही अधिक है। मानव जीवन में मृदा का महत्व बहुत ही अधिक है, विशेषकर किसान के लिए। समस्त मानव जीवन मिट्टी पर निर्भर करता है। समस्त प्राणियों का भोजन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मिट्टी से ही प्राप्त होता है। अब जो मानव जीवन है उसमें मृदा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और सबसे ज़्यादा महत्व किसानों के लिए है, क्योंकि किसान जो है मृदा पर ही खेती करता है, अन्न का उपार्जन करता है। आई बात समझ में? अब समस्त जो मानव जीवन है वह मृदा पर निर्भर करता है। कैसे? वह हम और आगे जानेंगे। समस्त प्राणियों का जो भोजन है वह चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी से ही प्राप्त होता है। हमें जो वस्त्र प्राप्त हो रहे हैं तो वस्त्र भी हमें मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि मिट्टी पर रेशम का, जूट का, कपास का, इनका पौधा उगाया जाता है। उससे ही जूट प्राप्त की जाती है, रेशम प्राप्त की जाती है। रेशम के कीड़े जो है वनस्पति पर लगते हैं। वनस्पति कहाँ उगती है? मिट्टी में उगती है। भोजन किसान पहले फसल उगाता है तो मिट्टी में उगाता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से हमें भोजन जो है वो मिट्टी से ही प्राप्त हो रहा है। फिर ऊन, तो जो भेड़ें हैं वह पाली जाती है, लेकिन क्या खाती है? घास खाती है, वनस्पति के अंश खाती है। वनस्पति और घास कहाँ उगती है? वह भी मिट्टी पर ही उगती है। इस प्रकार से रेशम, जूट और ऊन वस्त्र निर्माण के लिए हमें मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है भेड़ का। किसका उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर? एक भेड़ का, कि भेड़ जो है वो मिट्टी पर उगी हुई घास को खाती है और हमें ऊन देती है। रेशम के कीड़े वनस्पति पर जीते हैं और वनस्पति जो है वो मिट्टी पर उगती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भारत जो है गाँव का देश है। अधिकांश घर आज भी हमारे कच्चे हैं और मिट्टी के बने हुए हैं। भारत में लाखों घर मिट्टी के बने हुए हैं। हमारा पशुपालन उद्योग हो, चाहे कृषि उद्योग हो, वन उद्योग हो, ये सारे के सारे जितने भी उद्योग हैं ये हमारे मिट्टी पर ही आधारित है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मिट्टी है वही हमारे जीवन का आधार है। मिट्टी क्या है? संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण जीव जंतु, प्राणधारियों के जीवन का आधार मिट्टी है। विल्कोक्स ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही है कि मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से ही प्रारंभ होती है। बात बिल्कुल सही है कि जो मानव सभ्यता है वह मिट्टी से ही उसका उद्भव हुआ है। मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी के साथ बहुत सारे क्रियाकलाप करता है। जैसे जैसे ही जन्म होता है तो मिट्टी में वो खेलता है। छोटे छोटे बालकों को आपने मिट्टी खाते हुए भी देखा होगा। फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है मिट्टी से अनेक प्रकार की वस्तुएं वह प्राप्त करता जाता है अपने जीवन में और अपने जीवन को यापन करता जाता है। फिर अंत में जब उसकी मृत्यु होती है तब वह मिट्टी में ही मिल जाता है, उसकी राख जो है वो मिट्टी में मिल जाती है। इस प्रकार से विल्कोक्स महोदय का जो कथन है कि
जो मानव जीवन है, मानव जो सभ्यता है वह मिट्टी से बनी हुई है और मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है। प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा जो है वो मिट्टी से ही प्रारंभ होती है। ये बात बिल्कुल सही दृष्टिगोचर यहाँ पर होती है। अब हम जानेंगे आगे मृदा निर्माण। क्या? मृदा निर्माण यानी जो मिट्टी है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, जिसका महत्व अभी हमने जाना है, वास्तव में उसका निर्माण होता कैसे है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे कि मृदा निर्माण जो है वह धीमी गति से होता है। बहुत लंबी धीमी प्रक्रिया है इसकी। सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं इसके बनने में। ऐसा नहीं है कि एक दिन में मृदा का निर्माण हो गया, सैकड़ों हजारों वर्ष इसमें लगते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है एक 2.5 सेंटीमीटर की जो परत है। कितने सेंटीमीटर की परत? 2.5 सेंटीमीटर की जो परत है मिट्टी की, 2.5 सेंटीमीटर, उसका निर्माण होने में लगभग 1000 वर्ष का समय लगता है। कितना समय लगता है? 2.5 इंच की मिट्टी की परत को बनने में लगभग 1000 वर्ष का समय लगता है। और इसके निर्माण के लिए, मृदा के निर्माण के लिए जो समतल भूमि है वो बहुत ही अच्छी और लाभप्रद मानी गई है। कैसी भूमि? समतल भूमि। आई बात समझ में? क्योंकि समतल भूमि पर कम से कम बाधाएं आती है, इस कारण से इसका निर्माण सबसे अधिक समतल भूमि पर होता है। अब हम जानेंगे यहाँ पर कि मृदा के निर्माण में कौन कौन से तत्व सहायक होते हैं। ठीक है, क्या जानेंगे हम? मृदा के निर्माण में सहयोग करने वाले कौन कौन से तत्व है, ये हम यहाँ पर जानेंगे। तो मृदा के निर्माण के लिए सहयोग देने वाले जो कारक हैं उनमें एक पहला है मूल चट्टान, फिर भूभाग का उच्चवच यानी आपने देखा होगा भूमि उबड़ खाबड़ होती है, कहीं मैदान होते हैं, कहीं पर्वत होते हैं, कहीं पठार होते हैं, ऊंची नीची भूमि होती है, तो वह भी उसमें सहयोग प्रदान करती है। ये कैसे करती है आगे हम पढ़ने वाले हैं। फिर जलवायुवी दशाएं, हम जानते हैं कि मौसम की दीर्घकालिक दशाओं को ही जलवायु कहा जाता है। मौसम बदलता रहता है, जलवायु बदलती रहती है, सर्दी आ जाती है, गर्मी आ जाती है, उसके बाद में वापस वर्षा ऋतु आ जाती है। इस तरह से जलवायु की जो दशा है वो बदलती रहती है, उसका भी प्रभाव मिट्टी के बनने पर पड़ता है। फिर शैलों का अपक्षय यानी टूटना फूटना। फिर पेड़ पौधे और जीव जंतु, क्योंकि पेड़ पौधे और जीव जंतु के जो अवशेष है ये सब भी उसमें मिलते हैं। ठीक है, तो इतना हमारा जो मृदा की बनावट या मानव जाति में मृदा का क्या महत्व है और निर्माण की प्रक्रिया, इतना हमने जाना। इसमें आगे हम मृदा परिच्छेदिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ते जाएं और अगले वीडियो में अगली जानकारी आपको बहुत जल्दी उपलब्ध करवाई जाएगी।